हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरी उम्र ज़्यादा हुआ तो मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी। मेरी बहू मुझे खाना और दवा वगैरह देती और जब भी मेरे कमरे में आती तो अपना दुपट्टा उतार देती। मैं बेटी समझकर नज़रें नीची कर लेता। जब मेरा बेटा घर पर ना होता तो मेरे कमरे में ही सो जाती, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब रहती थी। एक दिन अचानक मेरा बेटा मेरे कमरे में आया और मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी और बोला, मेरी पत्नी तो आपको अपना पिता समझती थी और आपने उसके साथ। इसलिए कहानी को लास्ट तक सुने, और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी ही कहानी रोज़ाना तक आसानी से पहुंच सके। मेरा नाम रमेश है। मैं जवानी में ही दुबई नौकरी के सिलसिले में आया था और फिर यहीं का होकर रह गया। जिस होटल में मैं मैनेजर की नौकरी करता था, उसी के मालिक ने मुझसे अपनी बेटी की शादी कर दी, क्योंकि उन्हें एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत थी और मैंने आज तक कभी एक भी पैसे की भी हेरा फेरी नहीं की थी। इसलिए उन्हें अपनी बेटी के लिए मैं पसंद आ गया। शादी के शुरू में तो मैं कभी कभी हिंदुस्तान चला भी जाता, लेकिन जब मेरा बेटा पैदा हुआ और बड़ा होने लगा और स्कूल जाने लगा तो फिर मेरा जाना कम ही होता था। मेरी पत्नी बस एक बार ही मेरे साथ हिंदुस्तान गई थी, लेकिन उसे मेरे गांव का माहौल पसंद नहीं आया। उसके बाद वह नहीं जाती थी, लेकिन मैं कभी कभी चला जाता था। मेरी पत्नी सुजाता ने मुझे कभी जाने से न तो रोका था, न कभी मना किया था। लेकिन सोनू का जन्म के बाद मेरे ससुर का देहांत हो गया, तो होटल की सारी भाग दौड़ मेरे जिम्मे लग गई, क्योंकि सुजाता उनकी इकलौती बेटी थी। उसके बाद तो मैं हिंदुस्तान जा ही नहीं पाया। बस अपने माता पिता के देहांत पर कुछ दिन के लिए गया था। होटल को चलाते चलाते कब मेरी उम्र 55 तक पहुंची, पता ही नहीं चला। मेरा सोनू अब 27 साल का हो चुका था। सुजाता ने सोनू के लिए अपनी दोस्त की बेटी आरती को पसंद किया था। अपने हाथों से वह मंगने की रस्म करके आई थी, लेकिन घर आते ही उसके पसीने छूटने लगे। उसे घबराहट सी शुरू हो गई। मैं और सोनू से फौरन से अस्पताल ले गए, लेकिन मेरी सुजाता को हार्ट अटैक आया था, जिसे वह सह नहीं पाई और उम्र के इस हिस्से में मुझे अकेला छोड़ गई, जिस उम्र में मुझे उसके साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। शादी के बाद बच्चा हो जाने पर जब इंसान माता पिता बन जाता है तो फिर औलाद के लिए ही जीता है, और एक मर्द औलाद की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए काम की चक्की में पिसता चला जाता है। पत्नी के बहुत सी ख्वाहिश और जज्बात को नज़रअंदाज कर जाता है। मैंने सोचा तो यही था कि जो वक्त अभी न दे सका वो तब दे दूंगा, जब बेटा कमाने लगेगा। अभी तो हम अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होने वाले थे। कुछ महीने में आरती बेटी भी घर आ जाती तो फिर हम पति पत्नी का समय साथ गुजरता, लेकिन वह जा चुकी थी। सुजाता की मौत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। सोनू का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे वक्त में अगर मैं सब्र का दामन तोड़ देता तो सोनू को कौन संभालता। मैं सुजाता के लिए रात की अंधेरी में ही आंसू बहा लिया करता था, लेकिन दिन में सोनू के सामने कमज़ोर नहीं पड़ता था। आरती बेटी से मैंने सोनू की शादी 15 दिनों के अंदर अंदर कर दिया था, क्योंकि सुजाता के बाद हम बाप बेटे को संभालने वाला और कोई नहीं था। मैं बीमार रहने लगा था। घर के काम को संभालना मुश्किल हो गया था। आरती बहुत ही अच्छी बहू साबित हुई थी। उसने न सिर्फ घर को संभाला था, बल्कि सोनू को भी जिंदगी की तरफ ले आई थी। वरना अपनी माँ के बाद तो वह हर वक्त उदास रहता था। आरती मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी। मुझे वह बेटी की तरह लगती थी। कुछ महीने में वह घर की जिम्मेदारी को संभाल चुकी थी। उम्र के जिस हिस्से में मैं था, अब मैं बीमार रहने लगा था। फिर सुजाता का गम मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं थी। आरती मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी। मुझे वक्त पर का नाश्ता देती थी, मेरी दवा का ख्याल रखती थी। सुजाता के जाने के बाद मुझे बगैर नींद की दवा के नींद नहीं आती थी।
इसीलिए मैं दवा खाकर सो जाता था। शाम को जब मैं उठता तो आरती मेरे लिए फल काट कर ले आती थी। कहने लगी, आपको अपनी ज़रा भी ध्यान नहीं है, आप बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। वह मुझे सेब काट कर देने लगती, साथ साथ मुझसे इधर उधर की बातें भी करती रहती। मुझे अपना घर स्वर्ग लगने लगा था। लेकिन ये सिलसिला बस कुछ महीने ही चला था। एक बार हमारे घर आरती की दोस्त उससे मिलने आई। शक्ल से काफ़ी तेज तरार सी लग रही थी। उसने कहने लगी, तुमने ससुर को भी घर पर रखा हुआ है? अरे, तुम तो अपनी शादी के शुरू के दिन भी एंजॉय नहीं कर सकी। मुझे तो लगता है कि तुम हनीमून पर भी नहीं गई होगी। अरे यार, वृद्धाश्रम किस लिए बने हैं? शहर में। मैंने तो शादी के बाद अपने सास ससुर को वहीं भेज दिया था। आरती ने पहले मुझे देखा, फिर अपने दोस्त को देखकर नहीं में सर हिलाने लगी। मैं उसी समय अपने कमरे से बाहर आ रहा था। उसकी दोस्त की बातें सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, ए लड़की, तुम ये मेरी बहू को गलत बातें सिखा रही हो। चलो निकलो मेरे घर से बाहर। मैंने आरती की दोस्त को गुस्से से कहा था। वह मुझे देखकर बौखला सी गई थी, लेकिन बहुत जल्दी संभल गई। आरती कुछ नहीं बोली। वह लड़की मुझसे भी बदतमीजी करने लगी। कहने लगी, आप मुझसे तमीज़ से बात करें। मैंने कहा, अगर तुम 2 मिनट के अंदर घर से नहीं गई तो मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल दूंगा। वह मेरे घर से निकल गई। मैंने आरती को भी डांट दिया कि आइंदा तुम्हारी कोई दोस्त हमारे घर ना आए। आरती को शायद मेरी यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही मुझे कमरे के बाहर से बहस की आवाज़ें आने लगी। आरती उसे हनीमून पर जाने की जिद कर रही थी। कह रही थी कि शादी के बाद वह घर के काम काज में लग गई है, अपनी ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर रही। सोनू भी उसे वक्त नहीं देता, उसे बस हर हाल में हनीमून पर जाना है। सोनू उसे प्यार से समझा रहा था कि मेरे पापा बीमार रहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें कहीं भी लेकर नहीं जा सकता। उन्हें समय पर खाना और दवा चाहिए होती है। हाँ, तो तुमने उन्हें घर पर क्यों पाल रखा है? उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। वहाँ उनकी अच्छी केयर होगी। मैं कुछ नहीं जानती, वहाँ मुझे जाना है। इस बात पर एक थप्पड़ की आवाज़ में सुनाई दी थी। आरती की बातों ने मुझे तकलीफ तो बहुत पहुंची थी, लेकिन थप्पड़ की आवाज़ सुनकर भी मुझे अफसोस सा हुआ था। वो कहने लगा, खबरदार, जो तुमने आइंदा वृद्धाश्रम का नाम भी लिया। मैं तुम्हें लेकर कहीं नहीं जाऊंगा, सोनू ने गुस्से से कहा था। उसके बाद तो आरती का व्यवहार मुझसे बदलने लगा था। वो सोनू के सामने तो मुझसे बहुत प्यार जताती थी, लेकिन उसके घर से जाते ही जब किचन में बर्तन धोने लगती तो सिंक में बर्तन पटक पटक कर फेंकने लगती। मैं उस समय हॉल में टीवी देख रहा होता था और किचन हॉल में ही था, इसलिए बर्तनों के शोर से मुझे अंदाज़ा होने लगा कि वह गुस्से में यह बर्तन पटक पटक कर मार रही है। बर्तन धोते हुए कहने लगी, मुझे तो कोई इंसान ही नहीं समझता। मुझे तो लगता है इस घर में बहू की नहीं, एक नौकरानी की ज़रूरत थी। उस समय मेरे और आरती के अलावा तो घर पर कोई नहीं था। जाहिर है वह यह सब कुछ मुझे ही सुना रही थी। मैंने सोचा कि बच्ची ही तो है, क्या परेशानी है कि बर्तन मैं खुद ही धो लिया करूं। मैंने टीवी बंद कर दी और मैं चला आया। मैंने कहा, आरती बेटा, तुम पूरा दिन काम करके थक जाती हो, तुम ये बर्तन छोड़ो, ये मैं धो देता हूँ। मेरी बात सुनकर उसने फौरन से बर्तन छोड़ दिए और उसी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। मैं इसके इस तरह के व्यवहार को समझ तो नहीं पाया था। मैं बर्तन धोने लगा तो सुजाता याद आने लगी। कैसे वह चुपचाप सारे घर के काम किया करती थी, कभी शिकायत तक नहीं की थी। मैंने सारे बर्तन धो दिए और फिर अपने कमरे में चला गया। आरती ने बस मुझे नाश्ता खाना भी देना छोड़ दिया था। कई कई घंटे में भूखा बैठा रहता। मैं हार्ट का मरीज था, इसीलिए मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं अपने कमरे से बाहर आया तो मोबाइल पर किसी से फ़ोन पर बातों में लगी थी। मैं किचन में गया तो खाना भी पकने के लिए नहीं रखा था। मुझे उस समय बहुत तेज़ भूख लगी थी।
दोपहर से शाम हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैगी ही बनाकर खा लूँ। शायद इसीलिए मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे। जैसे ही मैंने मैगी निकाली, मुझसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं गिरकर बेहोश हो गया। जब होश आई तो हॉस्पिटल में था। सोनू बेहद परेशान था। कहने लगा, पापा आपको क्या हुआ? मैं उस वक्त बहुत उदास सा हो गया था, इसीलिए सारी बात बता दी। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी यह बात मुझे ये दिन भी दिखा सकती है। और सोनू को बहुत गुस्सा आया था। वो अभी काम से लौटा ही था कि मुझे किचन में बेहोश देखकर घबरा गया था। आरती उस समय मेरे मुंह पर पानी के छींटे फेंक रही थी। सोनू मुझे उठाकर अस्पताल ले गया। उस समय मुझे इलाज मिलने पर मुझे होश आया था। जब मैं घर वापस आया तो आरती बेचैनी से मेरी तबीयत पूछने लगी। सोनू ने उसे गुस्से से देखा। कहने लगा, तुम्हें अगर मेरे पापा की इतनी परवाह होती तो उन्हें समय पर खाने को देती। इस घर की तुम्हारी जिम्मेदारी है ही। कितनी मैंने घर की सफाई के लिए नौकरानी रखी है। तुम्हें बस किचन का ही काम करना होता है और उस पर भी तुम यूं चीखती चिल्लाती हो, मेरे बाप से बर्तन धुलवाती हो। मैंने बेटे से दिल हल्का किया था, लेकिन यह मालूम नहीं था कि वो यूं बहू पर बरस पड़ेगा। उस समय तो आरती चुप रही, लेकिन उसके बाद उसने जो कुछ मेरे साथ किया, शायद ही किसी बहू ने ससुर के साथ किया होगा। आरती ने सोनू के सामने तो मुझसे माफ़ी मांग ली। मैंने भी इस बात को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया। आरती का व्यवहार मुझसे फिर वैसा ही हो गया था, बल्कि कुछ ज़्यादा ही उखड़ा सा हो गया था। एक बार वो मेरे कमरे में ही खाना ले आई। खाना मेरे सामने रख कर अपना दुपट्टा उतार और मेरे टेबल के सामने रखी चीज़ें उठाकर सफाई करने लगी। मैंने अपनी नज़रें झुका ली। यही सोचा कि बच्ची है, शायद गर्मी की वजह से ऐसा कर गई। मैंने नज़रें झुकाकर ही नाश्ता किया और इंतज़ार करने लगा कि कब आरती मेरे कमरे से बाहर निकले। लेकिन वह मेरे कमरे से बेमतलब से काम करने लगी। कभी टेबल के दराज को खोलकर अलग अलग चीज़ें निकालकर दराज ठीक करने लगती, कभी ड्रेसिंग के सामने रखी चीज़ों को साफ करने लगी। मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, बेटा तुम किचन का काम संभाल लो, ये सब काम तो नौकरानी भी करके जाती है। मेरी बात सुनकर मेरे पास आकर मेरे बेड पर बैठ गई। मैं उसके इतने करीब बैठने पर परेशान सा हुआ था। मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगी, मैं पिछले व्यवहार की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। वो बड़ी शर्मिंदा से मुझसे कह रही थी। मैंने कहा, बेटा मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार मैं हॉल में टीवी देख रहा था। आरती किचन में खाना बना रही थी। सोनू भी आने वाला था। जब मुझे आरती के चीखने की आवाज़ आने लगी, मैं घबराता हुआ किचन में आ गया। आरती के दुपट्टे पर आग लग गई थी। वो डर से चीख रही थी। जब मैं किचन में पहुंचा तो ये सब देखकर मैं खुद भी बदहवस सा हो गया था। मैंने उसे गले से दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दिया, क्योंकि उस पर आग लगी हुई थी। वह शायद बेहद घबराई और घबराहट के कारण में थी, इसलिए मेरे साथ लग गई। मैं उसे बेटे की तरह साथ लगाए तसल्ली दे रहा था। जब सोनू घर में प्रवेश हुआ, वो हमें देखकर एकदम चौंक गया। आरती सोनू को देखकर उसके गले लगकर रोने लगी। वो उससे रोने की वजह पूछने लगा, लेकिन शायद वह बहुत घबराई हुई थी, इसलिए उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैंने कहा, आरती के किचन में काम कर रही थी, उसके दुपट्टे को आग लग गई थी, इसीलिए घबरा गई है। आरती सोनू के गले लगी रोई जा रही थी। कहने लगी, जी बात जो पापा कह रहे हैं वो ही सच है। आप उन्हीं की बात का विश्वास करें, क्योंकि वो सच है। सोनू ना जाने मुझे क्यों आरती का अंदाज कुछ अजीब सा लगा, कि जैसे वह इस बात पर ना जाने क्या बताना चाह रही है। बाद में सोनू ने आरती से कहा कि वह परेशान ना हो, वो बाजार से खाना ले आएगा। उसके बाद न जाने क्यों, लेकिन मैं दिन पर दिन कमज़ोर होने लगा, बीमार रहने लगा। जैसे ही दोपहर के खाने के बाद दवा खाता, मुझे नींद आने लगती। इसीलिए मैं अब हॉल में नहीं बैठ पाता था, ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहने लगता था। यहाँ तक कि कभी कभी तो सोनू के
आने की भी मुझे खबर नहीं होती। अक्सर जब दोपहर के बाद मैं सोता तो मेरी आँख रात को ही खुलती थी। तब तक आरती और सोनू खाना खा चुके होते थे। मैं उठता तो वह दोनों अपने कमरे में जा चुके होते थे। मैं खुद ही खाना गर्म करके खा लेता और दवा खाकर लेट जाता। एक बार सोनू का काम के सिलसिले में दूर शहर जाना पड़ा। वो 4 दिन के लिए गया था। जब एक रात मैं गहरी नींद में था कि मेरा दरवाज़ा बुरी तरह से खटखटाया गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने आरती घबराई हुई खड़ी थी। कहने लगी, पापा, मुझे अकेले डर लग रहा है, मैं आपके कमरे में सो जाऊं? और सोनू घर पर था नहीं और आरती को यूं अपने कमरे में सुलाना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा, बेटा, ये कुछ अजीब सी बात है। तुम्हें घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर पर ही हूँ। वो कहने लगी, आप शायद मुझे अपनी बेटी नहीं समझते। हालांकि मैं अपने बुरे व्यवहार की आपसे माफ़ी मांग चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपने मुझे दिल से माफ़ नहीं किया। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आपको अपने सगे पिता जैसे ही समझती हूँ। और इस वक्त सोनू भी नहीं है, मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है। मैंने कहा, मैंने तुम्हें दिल से माफ़ किया, लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रहा कि मैं उससे इनकार कैसे करूं। वो रोने लगी, कहने लगी, अगर मैं आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप मुझे अपने कमरे में सोने से इनकार कर देते? आप मुझे शायद बेटी समझते ही नहीं है। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम आ जाओ। वो अंदर आ गई और सोफे पर जाकर लेट गई। मैं अपने बेड पर लेटकर सो गया। मेरी आँख कमरे की तेज आहट पर खुली थी। मैं उठकर बैठ गया। आरती भी उठ गई। उसने सोफे से उठकर दरवाज़ा खोला था। सामने सोनू को देखकर वह उसके गले लग गई और रोने लगी। कहने लगी, तुम क्यों मुझे छोड़कर चले जाते हो अकेले घर पर? आरती की बात पर सोनू ने मुझे न जाने किस नज़रों से देखा था कि मैं घबरा कर रह गया। आरती की बात की वजह देने लगा। मैंने कहा, सोनू, तुम इसी शहर में रहा करो। आरती रात को डर जाती है और तुम तो जानते हो कि मुझे अकेले सोने की आदत है। मैं इसे अपने कमरे में नहीं सुला सकता। मेरी बात पर कहने लगा कि फिर आज क्यों बुला लिया? उसकी बात मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने कहा कि वो डर रही थी, रो रही थी, इसीलिए मैंने उसे कहा कि जाओ सोफे पर लेट जाओ। मेरी बात पर आरती ने आश्चर्य व्यक्त किया। कहने लगी, जी, मैं सोफे पर। ये बोलकर फिर वह खुद ही डर कर इस बात में सर हिलाकर सोनू से कहने लगी, सोनू, ये ठीक कह रहे हैं, इन्होंने मुझे कमरे में नहीं बुलाया था। ये बोलकर वो ना जाने क्यों घबराई हुई कमरे से बाहर निकल गई। सोनू ने कहा, तो कुछ नहीं, लेकिन अब उसका व्यवहार मुझसे उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। वह मुझसे ऑफिस से वापस लौटकर भी बात नहीं करता था। खाना खाते अपने कमरे में चला जाता। एक बार आरती की तबीयत खराब हो गई तो सोनू उसे डॉक्टर के पास ले गया। जब वापस आया तो आरती रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी उसे क्या हो गया। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि सोनू ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। कहने लगा, पापा, आपको शर्म नहीं आई मेरी पत्नी के साथ ऐसा घिनौना खेल खेलते हुए? वह आपको अपना बाप समझती रही थी और आपने उसी की इज्जत खराब कर दी। सोनू बहुत गुस्से से मुझे झंझोड़ कर कह रहा था। मैंने कहा, मेरा गिरेबान छोड़ो। उसके बाद मैंने सोनू से कहा कि तुम होश में तो हो? ये क्या कह रहे हो? आरती मेरी बेटी है, मैं उसे अपनी बेटी की तरह समझता हूँ और तुम अपने बाप पर ऐसा घटिया आरोप लगा रहे हो। वो कहने लगा, बाप भी तो अपनी हरकतों पर गौर करे। मैंने खुद कई बार आरती को रोते हुए आपके कमरे से बाहर निकलते देखा है। जब भी मैं काम से वापस घर आता हूँ, आरती आपके कमरे में होती है और मेरे घर आने के बाद बिना दुपट्टे के रोते हुए वो आपके कमरे से निकलती है। आप क्या करते हैं मेरी पत्नी के साथ? आप उसे धमकियाँ देते हैं कि अगर उसने मुझसे कुछ कहा तो आप मुझे उससे तलाक दिलवा देंगे क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। इसीलिए जो आप कहेंगे बिना सोचे समझे मैं वही करूँगा। वह मुझसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। मुझे तो अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल था। वो लड़की मेरे साथ क्या खेल खेल रही थी। वह मुझे दोपहर के खाने में
नींद की दवा देती थी। जब मैं सो जाता था तो वह सोनू के आने से पहले जानबूझ के मेरे कमरे में बिना दुपट्टे के बाहर निकलकर सोनू को शक में डाल चुकी थी। मैंने कहा वह झूठ बोल रही है। मुझे इस बात का पता नहीं था क्योंकि मैं नींद की दवा खाकर सो रहा होता हूँ। वो कहने लगा बस भी कर दे पापा, कभी आप जानबूझकर उसे अपने करीब लाने के लिए उसके दुपट्टे को जला देते हैं तो कभी कोई बहाना मेरे सामने पेश करते हैं। मैं अंधा नहीं हूँ, आप होश में तो होते हैं। कुछ दिन पहले भी आप होश में थे। आप जानते हैं आपने मेरे साथ क्या किया है? आपने मुझे जीते जी मार डाला। ये कहकर वो रोने लगा, कहने लगा कि मेरी पत्नी गर्भवती है और आपके बच्चे की। ये शब्द मेरे मुंह पर अपमान का बहुत बड़ा तमाचा था। मैंने सोनू के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा बदतमीज, इतना बड़ा आरोप लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? वह तुम्हारी पत्नी है। वो कहने लगा कि मैं नामर्द हूँ। मेरी रिपोर्ट यही कहती है कि मैं बाप बनने के लायक हूँ ही नहीं, तो मेरी पत्नी गर्भवती कैसे हो सकती है? आप घर पर होते हैं, मुझे जवाब दे। मैं क्या सोच सकता हूँ? कैसे इस बात पर यकीन कर लूँ कि आप सच हैं? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गया, अपने कपड़े एक बैग में डाले और बैग समेत अपने आंसू साफ करते हुए घर से बाहर निकल गया। सोनू ने मुझे एक बार भी नहीं रोका था। मैं वृद्धाश्रम में आ चुका था। क्योंकि मैं जान चुका था कि ये सारा खेल मुझे घर से निकालने के लिए रचाया गया था। मेरे जैसे और भी बहुत से बूढ़े वहाँ अपने बच्चों के गलत व्यवहार की वजह से आकर रह रहे थे। मुझे याद आने लगा, शायद यह मेरे ही कर्म है। सुजाता की शादी के बाद मैंने भी हिंदुस्तान की ओर नहीं देखा था। मेरे माता पिता बूढ़े हो गए थे। बार बार मुझसे कहते थे एक बार आकर अपनी शक्ल दिखा जाया करो, हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्या मरने से पहले भी तुम्हारी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी? लेकिन उस समय मुझे अपने बेटे की फिक्र लगी रहती थी। मुझे उसे अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करनी थी। मेरे माता पिता मुझे रोते हुए फ़ोन करते थे, अपने पास बुलाते थे, लेकिन मैं टालता रहता था। मुझे तो बस वहाँ की फिक्र थी, उस बेटे की जिसने आज मेरे बारे में एक पल नहीं सोचा। शायद यह मेरे कर्मों का फल है। उस समय मैंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की थी जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी। इसीलिए मेरी औलाद अब मुझसे कैसे पूछ सकती थी? मैं फूट फूट कर रोते हुए अपने भगवान से माफ़ी मांगने लगा। अब मेरा सारा समय पूजा पाठ में गुजर जाता था। कुछ महीने बाद सोनू मुझे लेने आ गया, कहने लगा पापा आप मुझे माफ़ कर दे। आरती एक झूठी और मक्कार औरत है। मैंने उसकी बातें सुन ली है, जो वह अपने दोस्त से कह रही थी कि उसने आप पर झूठा आरोप लगाकर आपको वृद्धाश्रम में जाने पर मजबूर कर दिया। उसने मेरी रिपोर्ट भी झूठी बनवाई थी। मैं ना मर्द नहीं था। मैंने कहा तुम लोगों का कसूर नहीं, मैं शायद अपने किए हुए की सज़ा पा रहा हूँ, तुम मुझे यहीं रहने दो। सोनू की विनती पर भी मैं इसके घर नहीं गया क्योंकि मैं यहाँ सुकून में था। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, वीडियो को लाइक और कहानियाँ जय चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।